हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको पता है कि यूपीएससी ट्रेडमार्क एग्जामिनर के एग्ज़ाम में आपका आईपीआर के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हैं 25 मार्क्स के। और यूपीएससी ट्रेडमार्क एग्जामिनर एग्ज़ाम का दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक, द पेटेंट्स एक्ट 1970। आज की क्लास में इसी चैप्टर को ब्रेक डाउन करेंगे, बहुत आसान लैंग्वेज में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों, अगर आप ये पूरी लेक्चर सीरीज़ आईपीआर की देखना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आईपीआर गुरु, वहाँ पर जा करके ये पूरी कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ देख सकते हैं। स्पेशली ये लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपके यूपीएससी ट्रेडमार्क एग्जामिनर एग्ज़ाम के लिए। साथ ही साथ सिर्फ अकेले इस एग्ज़ाम ही नहीं और दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए भी ये सारे लेक्चर्स आपके लिए यूज़फुल हैं, चाहे वो पेटेंट एजेंट हो, ट्रेडमार्क एजेंट हो, लॉ एग्ज़ाम्स हो, जुडिशरी के एग्ज़ाम हो, सीजीपीडीटीएम का कोई भी एग्ज़ाम हो, या फिर ऐसा कोई एग्ज़ाम जहाँ पर आईपीआर पूछा जाता है, उन सब के लिए बहुत यूज़फुल है। तो ये जो हमारी लेक्चर सीरीज़ है पूरी फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पर। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको और एडवांस लेवल कंटेंट चाहिए, साथ ही साथ आपको इसकी टेस्ट सीरीज़ भी चाहिए आईपीआर की, स्पेशली डिज़ाइन की गई है जो कि आपका यूपीएससी ट्रेडमार्क एग्जामिनर के लिए, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। मैक्सिमम कमेंट मिलने के बाद हम आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। बट आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है द पेटेंट्स एक्ट 1970। इसमें हम आज की क्लास में मैक्सिमम टॉपिक्स कवर करेंगे, जितना कवर कर सकते उतना करेंगे, और जो कुछ भी बच जाता है उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल दैट इज़ आईपीआर गुरु पर जा करके सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज़ आईपी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और इससे रिलेटेड जो भी राइट्स होते हैं तो उनको हम बोल देते हैं आईपीआर। क्या बोल देते हैं? आईपीआर। मतलब कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जो आपको अधिकार मिलते हैं, जो आपको राइट्स मिलते हैं, उसको हम बोल देते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब सवाल उठता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है। तो जैसा कि इस नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, इस वर्ड से समझ में आ रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्ट मतलब क्या होता है? माइंड या बुद्धि। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी की एक स्पेशल कैटेगरी है जो कि ह्यूमन माइंड से क्रिएट होती है। अब ये किसी भी फील्ड में हो सकती है, आर्ट में हो सकती है, साइंस में हो सकती है, टेक्नोलॉजी में हो सकती है, लिटरेचर के फील्ड में हो सकती है, किसी में भी हो सकती है। बट उसकी एक कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी अपने दिमाग में सोच लिया और वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई। नहीं, उसकी कंडीशन क्या रहती है? ये नॉवेल होना चाहिए, एकदम नया होना चाहिए, एकदम यूनिक होना चाहिए। जो भी आपका क्रिएशन है, जो भी आपका माइंड सोच रहा है, एकदम नॉवेल होना चाहिए और इनटेंजिबल होना चाहिए। इनटेंजिबल मतलब कि जिसको हम फील कर सकें, समझ गए? जैसे मान लीजिए कोई सिंगर है, गाना अगर वो गाना चाहता है तो पहले वो सोचेगा अपने माइंड में, कोई ना कोई पोएम, कोई जो राइटर है कुछ लिखना चाहता है तो पहले अपने माइंड में सोचेगा, लिखने के लिए सोचेगा, तो उसके माइंड में जो आइडियाज़ वगैरह आएंगे वो सब क्या होते हैं? वो सब इंटेंजिबल होते हैं, जिसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते। ठीक है, तो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब? कि प्रॉपर्टी की एक ऐसी कैटेगरी है जो कि ह्यूमन माइंड क्रिएट करता है, और ये नॉवेल होना चाहिए, इंटेंजिबल होना चाहिए, और ये आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, लिटरेचर, इन सब कैटेगरी से बिलोंग करना चाहिए। तो उसे हम बोलेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टोटल 10 टाइप की होती है। टोटल कितने टाइप की होती है? 10 टाइप की, 10 टाइप की। मतलब कि इसके 10 टाइप होते हैं, 10 कैटेगरी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 पेटेंट, नंबर 2 ट्रेडमार्क, नंबर 3 कॉपीराइट, नंबर 4 डिज़ाइन, नंबर 5 जीआई, नंबर 6 सेमीकंडक्टर लेआउट, नंबर 7 प्लांट वैरायटी, नंबर 8 बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, नंबर 9 ट्रेड सीक्रेट्स एंड नंबर 10 ट्रेडिशनल नॉलेज। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी इनकी कैटेगरी हैं, इन कैटेगरी से रिलेटेड इनके अपने एक्ट हैं और इनके अपने रूल्स हैं। अब सवाल उठता है कि एक्ट और रूल्स की हमको ज़रूरत क्यों पड़ती? एक्ट जब बन गया है तो रूल्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो एक्ट जो है ये बेसिकली हमें बताता है राइट्स, ड्यूटीज़। मतलब एक्ट डिफाइन करता है कि इसको ये ड्यूटीज़ मिलेंगी, इसको ये राइट्स मिलेंगे। रूल्स क्या डिफाइन करता है? रूल्स डिफाइन करता है कि इसको कैसे लागू किया जाए, क्या इसका प्रोसेस होगा, क्या इसका फाइलिंग का प्रोसेस होगा, इसमें कौन कौन से फॉर्म लगेंगे, क्या उसका फॉर्मेट होगा, इसकी कितनी इसकी फ़ीस लगेगी, ये सब हमें कौन बताता है? ये सब हमें बताता है रूल्स। अब हम बात कर रहे हैं आज के इस चैप्टर में पेटेंट एक्ट 1970। जो हमारा आज का चैप्टर है वो है द पेटेंट्स एक्ट 1970। तो पेटेंट्स एक्ट 1970 से रिलेटेड है हमारा पेटेंट्स रूल्स 2003। पेटेंट्स एक्ट 1970 एक्ट जो है ये बनाता ही है हमारी पार्लियामेंट। एक्ट कौन बनाता है? पार्लियामेंट। रूल्स कौन बनाते हैं? कोई ऑथराइज बॉडी हो सकती है, जैसे सीजीपीडीटीएम हो सकता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, या फिर आपकी मिनिस्ट्री हो सकती है, मंत्रालय। ठीक है, हर एक कैटेगरी से साथ साथ अपना एक रूल्स है। एक्ट जो है बिना रूल्स के काम नहीं कर सकते।
एक्ट जो हैं बिना रूल के काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए पेटेंट्स एक्ट 1970 के साथ साथ पेटेंट रूल्स 2003 भी आया हुआ है। अब बात करते हैं कि अगर पेटेंट्स एक्ट हमारा 1970 में आ गया था तो पेटेंट रूल्स 2003 में क्यों आया? नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों, पेटेंट रूल्स 1972 में ही आ गया था। कब आ गया था? 1972 में। लेकिन क्या हुआ, उस टाइम पर जो हमारा पेटेंट रूल्स था, इसका जो पूरा प्रोसेस था हमारा पूरा का पूरा ऑफलाइन था। पूरा का पूरा प्रोसेस क्या था हमारा? ऑफलाइन था। साथ ही साथ क्या होता था, हर एक चीज़ के लिए आपको मैनुअली विजिट करना पड़ता था। आईपी इंडिया के टोटल 4 ऑफिस हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, यहाँ पे आपके आईपी इंडिया के मतलब कि पेटेंट ऑफिस के आपके 4 ऑफिस हैं। ठीक है, आईपी इंडिया बोलिए, पेटेंट ऑफिस बोलिए। पेटेंट के यहाँ पे 4 ऑफिस हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। अगर मान लीजिए आप बिलोंग करते हैं कि आप किस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, मान लीजिए सपोज आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो जुरिस्डिक्शन लगेगा, मतलब जो आपका न्याय का क्षेत्र लगेगा, आपको वहीं जाना पड़ेगा। मतलब आपका नॉर्दर्न स्टेट्स मतलब दिल्ली वाले ऑफिस में आपको जाना पड़ेगा। तो अगर आपको कुछ भी कराना है मैनुअली, आपको कुछ भी मान लीजिए कोई अपडेट कराना है, कोई स्पेसिफिकेशन ऐड करवाना है, या आपको अपने स्टेटस ट्रैक करवाना है पेटेंट का, तो हर एक चीज़ के लिए आपको फिजिकली वहाँ पर जाना पड़ता था। जो इनके ऑफिस होते थे वहाँ पर जाना पड़ता था। इसकी वजह से क्या होता था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत स्लो प्रोसेस था। इसकी वजह से क्या होता था, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था और बहुत स्लो प्रोसेस था। तो फिर आखिरकार सरकार को लगा ऐसे कब तक काम चलेगा, पूरी दुनिया इतनी तेज़ी से भाग रही है, टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं, नई नई कंट्रीज़ कहाँ जा रही हैं, हम लोग इतना पीछे हैं। तो उन्होंने फाइनली बोला कि अब 1972 को हम रिपील करते हैं, इसको हटाते हैं और पेटेंट रूल्स 2003 लाते हैं। इसमें क्या आया, अब ये क्यों लाया गया, इसमें क्या चेंजेस आए? इसमें यही चेंजेस आए कि भैया आपका जो ऑफलाइन का तरीका है वो तो आप रखो, लेकिन साथ में हम ऑनलाइन भी ऐड करेंगे। मतलब अब हर एक चीज़ डिजिटल होने जा रही थी। और ये पेटेंट्स एक्ट 1970 जो पेटेंट के इतिहास में एक बहुत बड़ा चेंज आया था। हर एक चीज़ डिजिटल होने जा रही थी 2003 के बाद। डिजिटल होने से क्या फ़ायदा हुआ? अब इससे ये फ़ायदा हुआ कि सबसे पहली चीज़ जो आपका प्रोसेस था वो फास्ट होने लगा। प्रोसेस था वो आपका फास्ट होने लगा। हर एक चीज़ के लिए आपको अब जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हर एक चीज़ के लिए आपको सीधे आईपी इंडिया की वेबसाइट से सारा अपडेट मिल सकता था। आप अपना स्टेटस चेक कर सकते थे, कोई भी आपका जो भी आपको ट्रैक करना हो, चाहे पेटेंट का स्टेटस हो या जो कुछ भी आपने नए स्पेसिफिकेशन ऐड कराने हो, तो वो सारी चीज़ जो पूरा प्रोसेस था पूरी तरह से ऑनलाइन भी हो गया। तो ये सबसे बड़ा चेंजेस आया पेटेंट रूल्स 2003 में, कि मतलब अब ऑफलाइन के साथ साथ इन्होंने ऑनलाइन भी कर दिया, डिजिटल भी कर दिया, और पेटेंट रूल्स 1972 को रिपील कर दिया गया। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, क्लियर? अब बात करते हैं पेटेंट्स एक्ट 1970। द पेटेंट्स एक्ट 1970 टोटल इसमें हमारे दोस्तों चैप्टर्स हैं 23, सेक्शंस हैं 163, जिसमें कि 17 सेक्शंस आपके रिमूव किए जा चुके हैं, हटा दिए गए हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है कि क्यों हटाए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग भी कोई चीज़ मान लीजिए कुछ लिखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो कभी कभी उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है। तो सेम ऐसे ही गवर्नमेंट जब ये एक्ट बनाती है तो उन्हें कुछ ना कुछ उसमें लगता है कि कुछ ना कुछ चेंजेस करने चाहिए। चेंजेस कैसे करने चाहिए? मान लीजिए उनको लगता है कि ये जो हमारा जो प्रोसेस है बहुत स्लो है, बहुत पीछे है, लेकिन जो WIPO के जो नॉर्म्स हैं वो तो कुछ और ही कहते हैं, ट्रिप्स एग्रीमेंट कुछ और कहता है, वो कहता है कि आपको हमारे सारे कंप्लायंस फॉलो करने होंगे। तो इन्होंने जो सबसे पहला और सबसे मेजर जो अमेंडमेंट किया पेटेंट एक्ट में वो किया 1999 में। तो दोस्तों यहाँ पर भी एक सवाल उठता है कि पेटेंट एक्ट में टोटल कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं? तो इस सवाल का आंसर है 3। कौन कौन से? सबसे पहला 1999, दूसरा 2002, तीसरा 2005। अब ये अमेंडमेंट क्यों किए जाते हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। पहला अमेंडमेंट किया गया कि हमारे जितने भी जो जो एक्ट था हमारा, ये ट्रिप्स को फॉलो नहीं करते थे। तो क्योंकि भारत ऑलरेडी 1995 को 1 जनवरी 1995 को ट्रिप्स का मेंबर बन चुका था, तो इनको ऑब्वियस है कि ट्रिप्स एग्रीमेंट को फॉलो करना था, मतलब कि इसके सारे कंप्लायंस इनको फॉलो करने थे। तो उस कंप्लायंस को फॉलो करने के लिए ये पहला अमेंडमेंट लाते हैं 1999 में। दूसरा अमेंडमेंट लाते हैं 2002 में। वो अमेंडमेंट क्या लाते हैं? वो बोलते हैं जो हमारा जो टर्म था पेटेंट का वो था पहले 14 ईयर्स, और ये इसको चेंज करके कर देते हैं 20 ईयर्स। और अगर हम बात करते हैं पेटेंट एक्ट में कि टर्म्स की इसकी डेफिनेशन कहाँ पर डिफाइन की गई है, तो ये आपका सेक्शन नंबर 53 में
पेटेंट सर्टिफिकेट या पेटेंट का रजिस्ट्रेशन का टर्म डिफाइन किया गया है कि आपको 20 साल के लिए पेटेंट मिलेगा। तीसरा और मेजर इंपॉर्टेंट अपडेट आता है, अमेंडमेंट आता है 2005 में। ये किस लिए किया जाता है? ये किया जाता है कि जो भी फार्मास्यूटिकल्स या एग्रोकेमिकल से रिलेटेड जो भी हमारी चीज़ें थी, पहले उनको जो पेटेंट कराया जाता था वो सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस का पेटेंट होता था। मतलब आपने कैसे बनाया है, कैसे फंक्शन करता है, इसको सिर्फ पेटेंट मिलता था, सिर्फ इसको पेटेंट मिलता था। 2005 के बाद इस अमेंडमेंट के आने के बाद क्या हुआ, होल प्रोडक्ट का अब आप पेटेंट करा सकते हैं। समझ गए बात? तो ये 3 मेजर और इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए। तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 17 सेक्शंस ओमिट हुए हैं, हटाए गए हैं, ये क्यों हटाए गए हैं? इनके पीछे रीज़न यही रहता है कि कोई ना कोई अमेंडमेंट लाया जाता है। अब देखिए, अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि जब आप अमेंडमेंट लाते हैं, आपने सेक्शन हटा दिया, तो हमें ये एक बात ये बताइए कि एक्ट के साथ साथ आप ये रूल्स क्यों नहीं दे देते? आपने इनको अलग क्यों किया? तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो एक्ट होता है इसमें जो अमेंडमेंट होते हैं दोस्तों, इसमें एक्ट में जो अमेंडमेंट होते हैं ये बहुत रेयर होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत रेयर होते हैं। बट जो रूल्स होते हैं इसमें बहुत फ्रीक्वेंटली अमेंडमेंट होते रहते हैं। कभी मान लीजिए इन्होंने कोई फॉर्म नंबर चेंज कर दिया या फॉर्म का फॉर्मेट चेंज कर दिया, मान लीजिए कोई फॉर्म है उसमें कुछ चीज़ मिसिंग है तो उसमें वो टॉपिक या सब टॉपिक कुछ भी ऐड करते हैं, या मान लीजिए कुछ फीस में इनको चेंजेस करने, फीस कम ज़्यादा करनी है, तो इसलिए रूल्स में फ्रीक्वेंटली अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा हम एक्ट को अलग रखेंगे, रूल्स को अलग रखेंगे, क्योंकि एक्ट में अगर हम रूल्स मिला देंगे तो वैसे ही एक्ट इतना बड़ा होता है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंटली अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। तो इसलिए उन्होंने एक्ट को अलग रखा, रूल्स को अलग रखा। और ये सारी चीज़ें मुझे लगता है जो जहाँ तक अभी तक मैंने आपको बता दिया, ये आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब ये आपके सामने स्क्रीन पर वो 17 सेक्शन की पूरी लिस्ट है जो कि हमारे हटा दिए गए हैं। और क्यों हटाए गए हैं ये भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 22, सेक्शन नंबर 23, सेक्शन नंबर 24, सेक्शन नंबर 27, सेक्शन नंबर 112, ये सब आपके जो अमेंडमेंट्स होते रहते थे उनकी वजह से हटाए गए। उसके बाद आप सबको पता होगा 2021 में आपका ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म आया, उसकी वजह से भी कई सारे सेक्शन आपके रिमूव किए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो टोटल ये हमारे 17 सेक्शंस हैं जो कि आपके यहाँ पर रिमूव किए गए हैं। ठीक, यहाँ तक आपको पिक्चर समझ में आ गई, पूरी क्लियर। अब बात करने जा रहे हैं पेटेंट एक्ट 1970 की। तो ये पेटेंट होता क्या है? अभी तो हमने ये समझा कि एक्ट होते हैं, रूल्स होते हैं, इसमें इतने चैप्टर हैं, इसमें इतने सेक्शन हैं। आखिरकार ये पेटेंट होता क्या है? देखिए, आप अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक डेफिनेशंस भी बताता चल रहा हूँ और साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताता चल रहा हूँ। पूरा हम जब पेटेंट की एटलीस्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं पेटेंट एक्ट, हमें पता तो होना चाहिए क्या होता है पेटेंट। तो पेटेंट पढ़ेंगे, उसके साथ साथ उसी के हम लोग एक्ट भी पढ़ते चलेंगे, साथ साथ उसके सेक्शन भी रिवाइज करते चलेंगे। तो पेटेंट होता क्या है? तो जब पेटेंट एक्ट आप ओपन करेंगे, जो PDF फाइल है इसके पेटेंट एक्ट को आप ओपन करेंगे, तो उसमें आपको सेक्शन नंबर 21F में पेटेंट की आपको मतलब समझाया गया है। सेक्शन नंबर 21F में क्या कहता है? सेक्शन नंबर 21F कहता है कि ये एक तरह का एक्सक्लूसिव लाइसेंस होता है। एक्सक्लूसिव मतलब कि एक्सक्लूसिव राइट, सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार। एक्सक्लूसिव, सिर्फ और सिर्फ आपका राइट, आपका अधिकार। अब मान लीजिए सपोज आपने कोई चीज़ क्रिएट करी, कुछ भी मान लीजिए आपने क्रिएट किया, वो आपके आइडिया हो सकता है आपने, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पेटेंट उसको ही मिलता है जो कि फिजिकल फॉर्म में हो, उसको ही मिलेगा जो कि फिजिकल फॉर्म में। ऐसा नहीं है कि आपने बोला मेरे माइंड में ये आइडिया आ रहा है या ऐसा है। अब मान लीजिए आपके माइंड में कोई सॉन्ग आ रहा है, कोई पोएम आ रही है, लेकिन आपने जब तक उसको लिखा नहीं है तब तक आप उसका कॉपीराइट नहीं करा सकते। सेम ऐसे ही पेटेंट में भी, जब तक कि फिजिकल फॉर्म में नहीं आ जाएगा कोई भी चीज़, आपका क्रिएशन, आपका इन्वेंशन, तब तक उसको पेटेंट नहीं मिल सकता। मतलब बेसिकली एक चीज़ ये समझ में आई कि आइडिया को हम प्रोटेक्शन नहीं ले सकते, आइडिया या फैक्ट्स इनको हम रजिस्टर नहीं कर सकते जब तक कि वो फिजिकल फॉर्म में नहीं आ जाए। तो मान लीजिए सपोज आप कोई चीज़ बना देते हैं, मान लीजिए सपोज कोई मोबाइल बना देते हैं, कोई स्मार्ट वॉच बना देते हैं, कोई भी ऐसी डिवाइस बना देते हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये देखी जाती है कि जो पेटेंट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या कंडीशन है, उस कंडीशन को आपका इन्वेंशन या क्रिएशन फुलफिल कर रहा है। अगर वो फुलफिल करता है तो उसके बाद जो भी हमारा प्रोसेस रहता है पूरा पेटेंट सर्टिफिकेट देने का, उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद फाइनली आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसको ही बोला जाता है पेटेंट। मतलब कि आपको पूरी तरह से एक अधिकार आपको मिल गया कि ये जो आपने स्मार्ट वॉच बनाई है, अब कोई भी बिना आपकी परमिशन के यूज़ नहीं कर सकता है, जो भी आपने ये डिवाइस बनाई है।
ठीक, यही होता है हमारा पेटेंट। अब हम लोग इनको जो है टेक्निकल टर्म्स में, जो पेटेंट एक्ट में डेफिनेशन एक्चुअली में दी गई हैं, उनको समझते हैं। और क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या कंडीशन होती है, मतलब हम कैसे माने कि हमारा पेटेंट के तहत रजिस्टर कराया जा सकता है। तो सेक्शन नंबर 21F कहता है एक्सक्लूसिव लाइसेंस। इट मीन्स अ लाइसेंस फ्रॉम अ पेटेंटी विच कन्फर्स on the licensee and persons authorized by him to the exclusion of all other persons including the patentee any right in respect of the patented invention and exclusive licensee shall be construed accordingly। जो अभी मैंने आपको समझाया सेम वही चीज़ यहाँ पर बस थोड़ी सी टेक्निकल टर्म में लिख दी गई है। मतलब आपको एक एक्सक्लूसिव लाइसेंस मिलेगा, उसी को हम बोलेंगे पेटेंट। और ये कहाँ पर डिफाइन है, ये शब्द कहाँ पर डिफाइन है, एक्सक्लूसिव लाइसेंस सेक्शन नंबर 21F में। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि आखिरकार पेटेंट मिलेगा किसको। तो जो ये पेटेंट की कंडीशन को फुलफिल करेगा, मतलब कि जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, उसको पेटेंट मिलेगा। अब यहाँ पर सवाल आता है कि आपके एग्जाम में, यूपीएससी ट्रेडमार्क एग्जामिनर एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशन से रिलेटेड। नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशन, इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है कि ऐसे कुछ ऐसे इन्वेंशन है जिनको हम पेटेंट नहीं करा सकते। तो वो कौन से इन्वेंशन है, सिंपल लैंग्वेज में समझिए तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, कंडीशन फॉर पेटेंट प्रोटेक्शन, मतलब कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। क्या कहता है? कहता है कि जो आपका इन्वेंशन है, सेक्शन 21J में डिफाइन है वर्ड आपका इन्वेंशन। पेटेंट्स एक्ट 1970 के सेक्शन 21J में डिफाइन है इन्वेंशन। क्या कहता है? इन्वेंशन के 3 क्राइटेरिया होने चाहिए। पहला, नया होना चाहिए, एकदम नया होना चाहिए, नॉवेल्टी। दूसरा, इन्वेंटिव स्टेप, मतलब आपने जो उसको बनाया है, जो इन्वेंट किया, वो स्टेप्स पता होने चाहिए, क्या क्या स्टेप्स हुए हैं, शुरुआत से आखिरी तक क्या क्या आपके स्टेप्स हैं। और कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, मतलब इंडस्ट्री में यूज़ किया जाना चाहिए, बिजनेस पर्पज़ में यूज़ होना चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया अगर फुलफिल करते हैं तो मतलब कि आप उसको पेटेंट के तहत रजिस्टर करा सकते हैं। अब सीधा सा सवाल हमारा ये है कि जब इन 3 कंडीशन में फुलफिल होती हैं तो हमें पेटेंट मिलता है, तो किन कंडीशन में पेटेंट नहीं मिलेगा? तो इसका सीधा सा आंसर है, अगर ये 3 कंडीशन को फुलफिल नहीं करेंगे तो उनका हमें पेटेंट नहीं मिलेगा। और यही है हमारा नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशन। इसी से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन भी पूछा गया था आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। अभी वो हम आगे वो भी बात करेंगे, पर थोड़ा सा हम इसको भी समझते हैं। जो कुछ भी यहाँ पे दिया गया ये क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया वही है। सेक्शन नंबर 21J, इन्वेंशन। इन्वेंशन मीन्स अ न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस इन्वॉल्विंग एन इन्वेंटिव स्टेप एंड कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। मतलब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं एक नया प्रोडक्ट हो सकता है या नया प्रोसेस हो सकता है। मतलब कि इन्वेंशन का इन्होंने मतलब यहीं पे कंडीशन, इसी एक वर्ड में पेटेंट की कंडीशन डिफाइन हो गई है। इन्वेंशन कैसा होना चाहिए? नया, एक तो या तो प्रोडक्ट हो सकता है या प्रोसेस हो सकता है, और जिसमें एक इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, और ये कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए, मतलब बिजनेस पर्पज़ में यूज़ होना चाहिए। आगे बात समझ में? बस सिंपल, यही पेटेंट की कंडीशन है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोलिए। इन्वेंटिव स्टेप क्या होते हैं? ये डिफाइन है आपका सेक्शन नंबर 21JA में। ये सेक्शन ज़रूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 21JA कहता है इन्वेंटिव स्टेप मीन्स अ फीचर ऑफ एन इन्वेंशन दैट इन्वॉल्व्स technical advance as compared to the existing knowledge or having economic significance or both, and that makes the invention not obvious to a person skilled in the art. Section 21AC, capable of industrial application in relation to an invention means that the invention is capable of being made or used in an industry. अब सेक्शन नंबर 25 डिफाइन करता है रजिस्टर ऑफ पेटेंट एजेंट। अब आप बोलेंगे ये रजिस्टर ऑफ पेटेंट एजेंट यहाँ पर क्यों आ गया? और सेक्शन नंबर 21B डिफाइन करता है कंट्रोलर। मतलब देखिए 2-3 चीज़ें समझिए। कोई भी आप जो है एक्ट उठाएंगे, कोई भी एक्ट पढ़ेंगे, उसमें जो पहला चैप्टर रहता है या सेकंड चैप्टर रहता है, फर्स्ट चैप्टर प्रीलिम रहता है, प्रीलिमिनरी जिसे बोलते हैं। सेकंड चैप्टर आप देखेंगे मोस्टली किसके लिए रहता है? डेफिनेशंस के लिए। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आप देखेंगे जो कि सेकंड चैप्टर में भी डिफाइन है और बाद में आगे भी कहीं पर डिफाइन है। मान लीजिए कोई आपको क्या बोलते हैं थर्ड चैप्टर में दिया गया है, या वही सेम चीज़ आपकी 7th चैप्टर में दी है, 6th चैप्टर में दी है, तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब जैसे क्या है कि जैसे आपका जो कंट्रोलर है ये दिया गया है सेक्शन नंबर 21B में, और यही सेम चीज़ आपको दी गई है सेक्शन नंबर 73 में, चैप्टर 14 के सेक्शन नंबर 73 में, और यहाँ पर आपको चैप्टर 2 में सेक्शन 21B में कंट्रोलर डिफाइन है। दोनों में अंतर क्या है कि 2 जगह क्यों दिया गया है?
तो देखिए जो सेक्शन 2(1)(b) में डिफाइन है, मैंने आपको क्या बोला, चैप्टर 2 बताता है, कोई भी एक्ट होगा हर एक एक्ट का जो सेकंड चैप्टर होता है वो बताता है डेफिनेशन। तो इन्होंने बोला है कंट्रोलर मींस द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क। इसका मतलब ये है कि पूरे एक्ट में जहां पर भी कंट्रोलर वर्ड आएगा उसको क्या पढ़ा जाएगा, उसको यही पढ़ा जाएगा, कंट्रोलर मतलब द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क, यानी कि CGPDTM। और जो सेक्शन नंबर 73 चैप्टर 14 है, ये डिफाइन करता है कि जो कंट्रोलर है उसको क्या क्या राइट्स मिलेंगे, क्या क्या उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होंगी। ये सब कहाँ मिलेगा आपको, ये सब आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 14 के सेक्शन नंबर 73 में। और चैप्टर नंबर 2 के सेक्शन नंबर 2(1)(b) में आपको क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी डेफिनेशन। अब चैप्टर 21 में आता है सेक्शन नंबर 125, दैट इज रजिस्टर ऑफ पेटेंट एजेंट। अब हम थोड़ा सा इसको समझेंगे कि ये रजिस्टर ऑफ पेटेंट एजेंट होता क्या, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिरकार ये यहाँ पर क्यों आया। तो सबसे पहली और सबसे आसान लैंग्वेज में आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए सपोज आपको पेटेंट कराना है, आपने कोई चीज़ इन्वेंट करी, आप पेटेंट कराना है, तो आप कैसे करा सकते हैं। उसके दो मेथड होते हैं। पहला मेथड आप ऑनलाइन कराइए, दूसरा मेथड आपका ऑफलाइन कराइए। तो ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, जिनको ऑनलाइन की समझ नहीं है वो क्या करेंगे, वो ऑफलाइन जाएंगे। मान लीजिए आपको समझ है तो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन कहाँ से करेंगे, IP इंडिया की वेबसाइट से। लेकिन क्या है कि इतनी टेक्निकल लैंग्वेज में वो होता है आपका, इतनी टेक्निकल उसमें टर्म्स होते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है, वो फिल ही नहीं कर पाते। तो वो लोग दूसरा मेथड, ज़्यादातर लोग क्या प्रेफर करते हैं, सेकंड मेथड ऑफलाइन। अब ऑफलाइन में आप कैसे करेंगे, आप जाएंगे वहाँ, किससे मिलेंगे, क्या करेंगे। तो यही काम होता है पेटेंट एजेंट का। आप कहाँ पर जाएंगे, आप सीधे जाएंगे पेटेंट एजेंट के पास, और जो भी आप अपना पेटेंट रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो पेटेंट एजेंट के थ्रू ही आप करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पेटेंट ऑफिस में पहुंच गए, जाके आपने किसी को भी बोला लो मेरा पेटेंट करो, नहीं। पेटेंट एजेंट के पास जाएंगे, वो आपका पूरा जो प्रोसेस रहता है, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, आपसे प्रॉपर फीस लेंगे, अपनी फीस लेंगे, प्लस जो आपकी इसकी गवर्नमेंट की फीस लगती है, जो इसको फॉर्म को फिल करने की जो प्रिस्क्राइब जो आपकी बताई गई, ऑलरेडी जो बताई गई कि इतनी फीस इसके लिए लगेगी, इतनी इसके लिए लगेगी, वो तो वो लेंगे ही लेंगे, लेकिन वो अपना भी चार्ज करते हैं। जैसे आप कहीं जाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, तो आपने देखे होंगे कहीं बाहर एजेंट वगैरह मिल जाते हैं, तो वो क्या है, जो गवर्नमेंट की फ़ीस जो डिसाइड की गई है कि भैया 60 रुपये का ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, वो तो वो लेंगे, लेकिन उसके अलावा आपने देखा मांगते कितने, 1500, 2000, 3000, 5000, वो उनकी अपनी फ़ीस रहती है। तो सेम ऐसे ही पेटेंट एजेंट का काम होता है। बिना इनके आप रजिस्टर ये नहीं करा सकते हैं पेटेंट, क्योंकि उनको पूरा प्रोसेस रहता है। ये ऑथराइज्ड पेटेंट एजेंट रहते हैं। वहाँ तो जो घूमते रहते हैं RTO के बाहर, वो तो ऑथराइज नहीं रहते हैं, ये ऑथराइज्ड रहते हैं। और ये सेक्शन 125 में डिफाइन है चैप्टर 21 में कि रजिस्टर ऑफ पेटेंट एजेंट, मतलब कि क्या कहता है ये एक्ट, क्या कहता है ये एक्ट, कहता है कि पेटेंट एजेंट का आपको एक रजिस्टर रखना पड़ेगा। रजिस्टर मतलब कि रिकॉर्ड, जिससे क्या है, जिससे हम जैसे लोग जिनको इसके बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं है, हम जा कर के ये चेक कर सकें कि ये पेटेंट एजेंट जो है ये ऑथराइज्ड है, कहीं ऐसा तो नहीं फेक है। तो इसलिए ये रिकॉर्ड में आपको रखना पड़ेगा। ये भी आपके पेटेंट्स एक्ट 1970 के सेक्शन नंबर 125 में बताया गया है। ठीक, यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब आगे बात करते हैं राइट्स एसोसिएटेड विद पेटेंट। क्या क्या आपको राइट्स मिलते हैं, ये आपका डिफाइन है सेक्शन नंबर 48 में। द पेटेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय द लॉ स्टेट्स दैट द इन्वेंशन कैन नॉट बी कमर्शियली मेड, यूज्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, इंपोर्टेड और सोल्ड बाय अदर्स विदाउट द पेटेंट ओनर्स कंसेंट। तो आपको अधिकार मिलता है कि बिना आपकी परमिशन के कोई भी आपका इन्वेंशन जो है कहीं पर भी यूज़ नहीं कर सकता, किसी को भी बेच नहीं सकता, कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। और अगर ऐसा होता है तो इसके बदले में आप केस कर सकते हैं और आप उसको इलीगल तरीके से आप उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं। मतलब कि आप उससे कंपनसेशन, जो भी आपका फिजिकल डैमेज हुआ है आप वो मांग सकते हैं, प्लस आप कोर्ट के पास जा करके कोर्ट से इंजंक्शन भी दिलवा सकते हैं। इंजंक्शन मतलब कि उस पर पूरी तरह से उसके बिजनेस पे आप रोक लगा सकते हैं। ठीक है, ये सब अधिकार आपको कहाँ मिलते हैं, ये सब आपको अधिकार मिलते हैं पेटेंट्स एक्ट 1970 के सेक्शन नंबर 48 में। ये पूरे के पूरे राइट्स आपको वहाँ पर बताए गए हैं, क्या क्या आपको अधिकार मिलते हैं। अब बात आ जाती है इन्वेंशंस नॉट पेटेंटेबल, जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप पेटेंट करा सकते हैं और जिनको आप पेटेंट नहीं करा सकते। तो किसको आप पेटेंट करा सकते हैं, 3 कंडीशन बताई थी। नंबर 1, वो नॉवेल होना चाहिए, आपका नया होना चाहिए, प्रोडक्ट हो सकता है या फिर आपका प्रोसेस हो सकता है। ठीक। नंबर 2, इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, मतलब हमें पता होना चाहिए कि कैसे क्या बना है। नंबर 3, कैपेबल ऑफ
इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, बिजनेस में पर्पस में यूज़ होना चाहिए। ये 3 कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है तो वो पेटेंट कराया जा सकता है। अब यहाँ पर आता है इन्वेंशन नॉट पेटेंटेबल। कौन से ऐसे इन्वेंशन हैं जिनको पेटेंट नहीं कराया जा सकता है? सेक्शन नंबर 3, ये आपका सेक्शन नंबर 3 एंड 4 में डिफाइन है। ठीक है, सेक्शन नंबर 3 जिसमें आपकी टोटल 15 कैटेगरी है और सेक्शन नंबर 4 में 1 कैटेगरी, तो टोटल 16 कैटेगरी हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला है सेक्शन नंबर 3A। सेक्शन नंबर 3A क्या कहता है? एन इन्वेंशन विच इज़ फ्रिवलस और विच क्लेम्स एनीथिंग ऑब्वियसली कॉन्ट्रेरी टू वेल एस्टेब्लिश्ड नेचुरल लॉज। जो ऐसी चीज़ जो कि नेचुरल लॉ के अगेंस्ट है, कोई जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है उसके अगेंस्ट में जा रही है, तो हम ऐसी चीज़ को पेटेंट नहीं करा सकते हैं। ये एक्ट में टोटल अलग अलग 15-16 कैटेगरीज डिफाइन है। सेक्शन नंबर 4 में क्या डिफाइन है? इन्वेंशंस रिलेटिंग टू एटॉमिक एनर्जी नॉट पेटेंटेबल। मतलब जो कुछ भी एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है और जो कि आपका एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के सेक्शन 20 सब सेक्शन 1 में फॉल करता है, इस कैटेगरी को बिलोंग करता है, इससे रिलेटेड जो कुछ भी एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है उसको हम पेटेंट नहीं करा सकते हैं। और उसके साथ साथ ये टोटल 15 कैटेगरी, इनको मैंने टेबल के फॉर्म में समराइज करके आपको ऐसे दे दिया है, जिससे और साथ ही साथ आपको एग्जाम्पल भी दे दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहला क्या है? सेक्शन नंबर 3A, फ्रिवलस इन्वेंशन कॉन्ट्ररी टू नेचुरल लॉज। मान लीजिए आपने कोई ऐसा यूजलेस इन्वेंशन बना दिया और दोज वॉल्यूटिंग लॉज ऑफ नेचर, लॉज ऑफ नेचर के अगेंस्ट है। मान लीजिए सपोज आपने बोला कि मैंने कोई ऐसी ड्रिंक बना दी, जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है परपेचुअल मोशन मशीन। मतलब ऐसी कोई मशीन हो सकती है क्या जो विदाउट एनर्जी काम करे? कुछ ऐसी हो सकती है क्या? मतलब यूजलेस इन्वेंशन है। या आपने कोई बोला कि हमने एक एनर्जी ड्रिंक बना दी जिससे आपकी हाइट बढ़ेगी, आपकी हाइट बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेगी, आपकी हाइट बढ़ती ही चली जाएगी, ऐसी मैंने एक एनर्जी ड्रिंक बना दी, तो ये क्या है? ये यूजलेस इन्वेंशन है। तो इन सब को पेटेंट हम नहीं करा सकते। ऐसे ही दोस्तों मेरे टोटल ये आपकी 15 कैटेगरी हैं और एक 16 कैटेगरी आपकी एटॉमिक एनर्जी वाली है, पूरी की पूरी आपके सामने दी गई है। इसके बाद हमारा आता है इसका पेटेंट का रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और साथ ही साथ आईपी की जो हमारी 10 कैटेगरीज हैं, ये पूरी लेक्चर सीरीज़ देखने के लिए आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल IPR गुरु पर जा करके ये पूरा कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ देख सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि इसका एक एडवांस लेवल आपको बैच मिले, एडवांस लेवल आप इसका बैच चाहते हैं टेस्ट सीरीज़ के साथ, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैक्सिमम कमेंट आने के बाद फिर उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि ये बैच आपका लॉन्च किया जाए या फिर नहीं किया जाए। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट क्या रहता है, इंटरेस्ट तो शुरू में तो लेते हैं, बाद में क्योंकि मैं उतनी मेहनत करता हूं बट आप लोग फिर पढ़ते नहीं हैं, फिर तकलीफ किसको होती है? तकलीफ आपको नहीं होती, तकलीफ होती है टीचर को। तो इसलिए पूछना पड़ता है, बताना पड़ता है। एटलीस्ट आप लोग बताइए आप लोग इंटरेस्टेड हैं। शुरू में तो बोल देंगे बहुत सारे कैंडिडेट, हाँ इंटरेस्टेड है, बट जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ तो बीच में ही फिर पढ़ाई हो जाती है किनारे, क्योंकि मेरा ऐसा कोई एम नहीं रहता है। मेरा सिर्फ और सिर्फ एम रहता है कि आप पढ़ाई करिए और सिलेक्शन पाइए। बाकी कुछ भी पूछना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।